हेलो बैंकर्स, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जीआईबी सीआईबी वाला पर। रात के 8 बज रहे हैं। मैं भास्कर मिश्रा आपके लिए जीआईबी पेपर 4 रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट का एक बहुत ही खास सेशन और एक खास सीरीज लेकर हाजिर हूं। इस सीरीज का नाम है आरंभ सीरीज और इस सीरीज का मुख्य उद्देश्य यानी कि मेन ऑब्जेक्टिव है आपके जीआईबी एग्जाम को सिंगल अटेम्प्ट में क्लियर करवाना। पहली चीज, पहली बात जो आपको क्लियर करना चाहते हैं हमारी पूरी टीम, हमारा प्लेटफॉर्म, कि जैब एग्जाम को एक अटेम्प्ट में क्लियर करना या सिंगल अटेम्प्ट में क्लियर करना नामुमकिन नहीं है। बहुत सारे बैंकर्स हमारे प्लेटफॉर्म पर हैं जिन्होंने सिंगल अटेम्प्ट में अपने एग्जाम क्लियर किए हैं। आप भी ऐसा कर सकते हैं, बट जरूरी है सही डायरेक्शन की, और उस डायरेक्शन को सेट करने के लिए आपके लिए इस सीरीज की शुरुआत की गई है। तो आप भी अपनी प्रिपरेशन को शुभारंभ कर दीजिए इस आरंभ सीरीज के साथ। आज की इस क्लास में मैं एक बहुत ही खास टॉपिक पर डिस्कशन करने जा रहा हूं। ये जीआईबी आरबीडब्ल्यूएम पेपर 4 है जो, और इस बार आपके लिए सिचुएशन और टफ बना रहा है, क्योंकि आमतौर पर आपको अपने जीआईबी पेपर 4 आरबीडब्ल्यूएम के पेपर में 5 से 6 दिन का गैप मिलता था, जो कि इस बार आपसे छीन लिया गया है और आपको खूब गैप दिया गया है इस बार पीपीबी में, जहां पर पहले आपको पीपीबी में गैप नहीं मिलता था। कारण ये है दिवाली की छुट्टियां हैं बीच में, और इसका मतलब आपकी जो प्रिपरेशन है उसकी जो स्पीड है उसमें डिस्टरबेंस आएगी जरूर। कंटिन्यूटी थोड़ी सी बिगड़ेगी, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है दिवाली पर्व है तो आप सब अपने परिवार के साथ इस त्योहार को सेलिब्रेट करेंगे, मनाएंगे। लेकिन जब बात की जाती है तो आपको तैयार रहने की जरूरत है बहुत ही एडवांस वे में। ठीक है साथियों, तो अभी से ही तैयारी शुरू करने की जरूरत है। आज की इस क्लास में हम जीआईबी पेपर 4 रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट का मॉड्यूल बी, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट मॉड्यूल है, उसका एक बहुत ही खास टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, जिससे हर बार आपको एग्जाम में क्वेश्चंस मिलते हैं। वो क्या है? वो है माइनर अकाउंट्स और अकाउंट ऑफ इलिटरेट पर्सन। मतलब किसी इलिटरेट पर्सन का अकाउंट ओपन करने की क्या कंडीशंस हैं, माइनर के अकाउंट्स किस कंडीशंस में ओपन किए जा सकते हैं, क्या क्या उन्हें बेनिफिट्स या फिर फैसिलिटीज मिलती हैं ऐसे केसेस में। तो इन सब पर चर्चा करेंगे आज की क्लास में विस्तार पूर्वक। सेशन को लाइक कर दीजिए, साथियों को शेयर करिए, चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो फटाफट ज्वाइन कर लीजिए। मॉड्यूल बी की चौथी क्लास है। देखिए मॉड्यूल बी जो है वो लेंदी है, 12 यूनिट्स इसके अंतर्गत आती हैं। हर यूनिट्स में कुछ ना कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो बड़े खास हैं। सबसे जो खास यूनिट है आपके एग्जाम के नजरिए से वो है 8th, 9th और रिकवरी ऑफ रिटेल लोन्स और सिक्योरिटाइजेशन। ये यूनिट्स मैं इसलिए इंपॉर्टेंट बोल रहा हूं क्योंकि इसमें कॉन्सेप्ट्स हैं और लेंदी यूनिट्स हैं। ठीक है, प्योर रिटेल बैंकिंग से संबंधित हैं और साथ साथ में टॉपिक्स की संख्या काफी ज्यादा है और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। जैसे हम इस समय क्या पढ़ रहे हैं, इंपॉर्टेंट रिटेल लाइबिलिटी प्रोडक्ट्स। लाइबिलिटी प्रोडक्ट्स का मतलब यहां पर हम बात कर रहे हैं करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, रिकरिंग एंड फिक्स्ड डिपॉजिट जैसे अकाउंट्स पर बात कर रहे हैं। टाइप्स ऑफ अकाउंट की चर्चा कर रहे हैं, और उन्हीं टाइप्स ऑफ अकाउंट्स में आपके लिए आज के जो सेशन है इसमें हम लाए हैं माइनर जो है उनके अकाउंट्स क्या होते हैं, कैसे ओपन किए जाते हैं, माइनर की कंडीशन क्या है। जब भी आप बैंक अकाउंट ओपन करते हैं तो कस्टमर और बैंक के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट डेवलप हो रहा है, एक कॉन्ट्रैक्ट साइन हो रहा है। और जब आप कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन देखते हैं तो पाते हैं कि एक माइनर कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं हो सकता है। तो क्या जो एक बैंक अकाउंट ओपन हो रहा है ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है, नल है, या फिर क्या इससे संबंधित कोई एक्सेप्शन है? ऐसी बहुत सारी बातें जो आप आज की क्लास में आपको जानने को मिलेंगी। तो सेविंग बैंक अकाउंट ऑफ माइनर किन कंडीशंस में अकाउंट ओपन हो सकता है, ये सारी बातें जानेंगे, और क्या क्या फैसिलिटीज मिलती हैं, क्या रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, सब पर आज की क्लास में चर्चा करेंगे। सबसे पहले अ माइनर इज अ पर्सन। माइनर की डेफिनेशन क्या है? अ माइनर इज अ पर्सन हु हैज नॉट अटेन्ड 18 years of age, who has not attained 18 year of age। माइनर वो पर्सन है जिसकी उम्र 18 वर्ष ना हुई हो, है ना। किस एक्ट के थ्रू, किस एक्ट के अंडर? तो यहां पर बात की जा रही है एज पर सेक्शन 3 ऑफ इंडियन मेजोरिटी एक्ट 1875। तो अगर आपके एग्जाम में एक्ट और सेक्शन से संबंधित सवाल पूछ लिए जाएं तो आमतौर पर एक बैंकर, ऑब्वियस सी बात है इस सेक्शन पर आपको उतना ध्यान नहीं जा रहा, बस आपको इतना पता है कि भाई 18 साल की उम्र हो गई तो वो मेजर में आ गया, उससे कम है तो वो माइनर है। ठीक है, लेकिन किस सेक्शन के तहत ये कंडीशन बताई गई है? सेक्शन 3 ऑफ इंडियन मेजोरिटी एक्ट 1875, 1875 के अंतर्गत ये सारी जानकारी दी गई। अब दूसरा आपका एक्ट आ रहा है एज पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। एज पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 अ माइनर इज नॉट कैपेबल
ऑफ एंटरिंग इनटू अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। पहली कंडीशन, माइनर होता कौन है? वो पर्सन जिसकी उम्र 18 वर्ष ना हुई हो। दूसरी बात, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के तहत एक माइनर किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं हो सकता। अगर माइनर एक पार्टी है कॉन्ट्रैक्ट में, तो वो पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वॉइड माना जाएगा। क्या माना जाएगा? वॉइड माना जाएगा। तो बैंक के द्वारा जो अकाउंट ओपन किए जाते हैं माइनर के, क्या वो वैलिड अकाउंट है ही नहीं? क्वेश्चन आ गया। तो ऐसी कंडीशंस में सुप्रीम कोर्ट के कई डायरेक्शंस आते हैं, सुप्रीम कोर्ट के कई जजमेंट आते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अपनी पावर का इस्तेमाल करता है, कुछ नए डायरेक्शन इशू करता है ऐसे एक्सेप्शंस में। तो इसी से संबंधित जानकारी आप देखने जा रहे हैं। ठीक है, ओके साथियों। तो ये दो पॉइंट याद रखिएगा। अब इस कंडीशन का निवारण कैसे हो, इसका सॉल्यूशन कैसे मिले? तो देखिए, एज पर डायरेक्टिव्स ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का यहां पर डायरेक्शन आता है, अ सेविंग बैंक अकाउंट in the sole name of minor to be operated by the minor can be opened provided the minor is 10 year of age। अब यहां पर बोला जा रहा है कि बैंक में सेविंग बैंक अकाउंट किसी माइनर का उसके नाम पर ओपन किया जा सकता है और उसी के द्वारा ऑपरेट किया जा सकता है, इस कंडीशन में कि उसकी उम्र जो है, जो माइनर है, वो 10 वर्ष का एटलीस्ट हो या उससे ऊपर का हो। यानी कि उसकी उम्र जो है वो 10 वर्ष या उससे ऊपर की हो। ठीक है, ऑन द फॉलोइंग टर्म्स एंड कंडीशन, इन टर्म्स एंड कंडीशन को फुलफिल करने के बाद ये अकाउंट ओपन किया जा सकता है। तो फिर यहां पर एक और सवाल आ जाता है कि क्या 10 वर्ष से कम आयु के जो बच्चे हैं उनका खाता नहीं खुल सकता? बिल्कुल खुल सकता है, बट उस अकाउंट को उसके जो नेचुरल गार्जियंस हैं या फिर कोर्ट के आदेश पर जो गार्जियन सेट किए गए हैं, ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी को हैंडल करने के लिए, उनके द्वारा ऑपरेट किया जाता है। 10 वर्ष की आयु या उससे ऊपर के जो माइनर हैं वो अपने अकाउंट्स को खुद से ऑपरेट कर सकते हैं, लेकिन इन टर्म्स एंड कंडीशंस को फुलफिल करने पर। द माइनर शुड बी एबल टू रीड। अभी जो माइनर है, पहली कंडीशन क्या है? फर्स्ट कंडीशन पढ़ने जा रहे हैं और बोला जा रहा है कि जो माइनर है वो किसी भाषा को, कोई भी भाषा, ठीक है, उसे लिख सकता हो, पढ़ सकता हो। द माइनर शुड बी एबल टू रीड एंड राइट एनी ऑफ द लैंग्वेजेस रिकॉग्नाइज्ड एंड बी कैपेबल इन द ओपिनियन ऑफ ब्रांच मैनेजर। अब ये जो ब्रांच मैनेजर होंगे या ज्वाइंट मैनेजर होंगे, जो ऑफिस इंचार्ज होते हैं सेविंग बैंक डिपार्टमेंट के, उनके सुपरविजन में, उनकी निगरानी में, ठीक है, इस प्रकार के केसेस में अकाउंट ओपनिंग प्रोसीजर को देखा जाता है। तो जो भी माइनर है वो किसी भी लैंग्वेज जो है, रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेज जो है, उसे पढ़ सके, उसे लिख सके, समझ सके, ठीक है, और जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है सेविंग बैंक अकाउंट से संबंधित उसे जान सके। तो इससे संबंधित कोई भी डाउट होगा तो ये जो यहाँ पर नाम दिए गए हैं वो उनके सुपरविजन में सारी बातों को समझाया जाता है, बताया जाता है अंडरटेकिंग में। द अकाउंट ओपनिंग फॉर्म, जो अकाउंट ओपनिंग फॉर्म होगा, अकाउंट ओपनिंग फॉर्म शुड बी साइंड बाय द माइनर। तो वो माइनर के द्वारा ही साइन किया जाता है। इन द प्रेजेंस ऑफ एन ऑफिशियल। कई बार आपके एग्जाम में क्या होता है, जब क्वेश्चन तैयार किए जाते हैं तो वहां पर ऐसे ही स्टेटमेंट रखे जाते हैं, बट वहां पर लिख दिया जाएगा देयर इज नो नीड ऑफ एनी बैंक ऑफिशियल, है ना, यहाँ पे लिख जाएगा देयर इज नो नीड ऑफ एनी बैंक ऑफिशियल। अब आपसे पूछा जाएगा कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर सही है, गलत है। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि जो भी अकाउंट ओपनिंग फॉर्म है उसे साइन किया जाएगा माइनर के द्वारा, किसके प्रेजेंस में? किसी बैंक ऑफिशियल के प्रेजेंस में, ठीक है जी, जो कि उस माइनर को आइडेंटिफाई कर सके, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द अकाउंट शुड बी प्रॉपरली इंट्रोड्यूस्ड एंड फोटोग्राफ ऑफ द माइनर ऑब्टेन्ड। तो मतलब जो भी अकाउंट है उसे प्रॉपरली इंट्रोड्यूस किया जाएगा, जो माइनर है उसके फोटोग्राफ को यहाँ पर ऑब्टेन किया जाएगा उससे। अब यहाँ पर बात आ जाती है कौन कौन सी फैसिलिटीज मिल सकती है। अब देखिए यहाँ पर ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस इंपॉर्टेंट पॉइंट को आपको ध्यान में रखना है। बोला जा रहा है कि चेक बुक फैसिलिटी जो है कैन बी प्रोवाइडेड, यहाँ पे लिखा हुआ कैन बी प्रोवाइडेड, मतलब प्रोवाइड की जा सकती है, ऐसा नहीं कि हाँ मिलेगी ही आपको सेवा। तो चेक बुक फैसिलिटी कैन बी प्रोवाइडेड ऑन रिक्वेस्ट, if he she is literate and after ascertaining that he she is capable of taking all precautions in respect of issue and safe custody of checkbook। तो यहां पर यह ध्यान देने वाली बात है कि अगर वो माइनर लिटरेट है और वो कैपेबल है सारे प्रिकॉशंस को केयरफुली रखने के लिए, लेने के लिए,
और उस चेकबुक को हैंडल करने के लिए, तब चेकबुक इशू की जा सकती है। अगर वो इलिटरेट है तो वहां पर चेकबुक फैसिलिटी नहीं दी जाती है। इट इज नॉट नेसेसरी, देखिए लिखा हुआ, इट इज नॉट नेसेसरी देन फॉर द माइनर टू बी प्रेजेंट हिमसेल्फ हरसेल्फ पर्सन फॉर रिसीविंग पेमेंट्स। ठीक है, अगर चेकबुक नहीं इशू की जा रही है तो किसी भी प्रकार की पेमेंट को रिसीव करने के लिए माइनर को वहां पर इटसेल्फ खुद से प्रेजेंट होना पड़ेगा। इफ द चेकबुक इज नॉट इशूड, अगर चेकबुक इशू नहीं की गई है, विड्रॉल्स विल बी परमिटेड एज इन द केस ऑफ अदर अकाउंट्स एज पर सेविंग बैंक रूल्स। जो भी विड्रॉल्स होंगे वो सेविंग बैंक रूल्स के हिसाब से परमिट किए जाएंगे। इन सच केसेस पासबुक मस्ट अकंपनी विड्रॉल्स। ठीक है, विड्रॉल्स शुड नॉर्मली बी मेड बाय माइनर्स इन पर्सन। जो भी विड्रॉल्स किए जाएंगे वो माइनर के द्वारा इन पर्सन किए जाएंगे, एक्सेप्ट इन केस वेयर हिज हर पेरेंट, हिज हर क्लोज रिलेटिव और अ पर्सन नोन टू द बैंक कम्स टू द रिसीव पेमेंट। कुछ एक्सेप्शंस होते हैं जहां पर उसकी जगह कोई और आके इसको रिसीव कर सकता है। ठीक है, रिसीव कर सकता है। ठीक है साथियों, अब जो बातें पढ़ रहे हैं बड़ी खास और एग्जाम में यहां से क्वेश्चंस पक्का बनते हैं। अब एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है कई बार कि कोई माइनर अकाउंट है और उस माइनर अकाउंट में एक अमाउंट क्रेडिट होने की एक लिमिट रख दी जाती है 1 लाख तक की। माइनर अकाउंट के केस में उस पर्टिकुलर अकाउंट में जो अमाउंट क्रेडिट होगा वो 1 लाख से ज्यादा नहीं हो सकता है। ये कौन सी कंडीशन होती है? ये कंडीशन होती है जब उम्र उस माइनर की 14 वर्ष से कम है। ठीक है, एक्सेप्शंस है, वहां पर कोई इमरजेंसी है तो वहां पर आ सकता है परमिशन लेने के बाद, बट अगर माइनर की उम्र 14 वर्ष या उससे ऊपर है तो ये रिस्ट्रिक्शन हटा दी जाती है 1 लाख वाली। ठीक है, अब उसी के बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है, ये भी इंपॉर्टेंट कंडीशन है, एग्जाम में यहां से भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है। मैक्सिमम बैलेंस टू क्रेडिट ऑफ सच अकाउंट शुड नॉट एक्सीड एनी टाइम 1 लाख, बट इन स्पेशल केसेस इफ एनी मे बी रिफर्ड टू द कंट्रोलिंग अथॉरिटी विद द रिकमेंडेशन। अगर रिकमेंडेशन दी जाए तो फिर इस लिमिट को बढ़ा दिया जाता है स्पेशल केसेस में। लेकिन अब यहां पर हाउ एवर वाला कंडीशन देखिएगा, लेकिन फॉर अकाउंट्स ऑफ माइनर ऑफ 14 ईयर एंड अबव देयर इज नो लिमिट ऑफ मैक्सिमम बैलेंस। तो दोनों बातें यहां लिखी गई, 14 वर्ष से कम की आयु का है तो 1 लाख से लिमिट ज्यादा नहीं जा सकती है। हाँ, स्पेशल रिकमेंडेशन है, कोई इमरजेंसी है, कोई स्पेशल सिचुएशन है, उस केस में इस लिमिट को बढ़ाया जा सकता है। बट अगर उम्र जो है 14 वर्ष या उससे ऊपर की है तो ये लिमिट जो रिस्ट्रिक्शन है इसे हटा दिया जाता है। इन केस ऑफ अकाउंट्स ऑफ माइनर इफ हिज हर इनकम इज नॉट चार्जेबल टू इनकम टैक्स बैंक। ठीक है, अब बोला जा रहा है कि इन केस ऑफ अकाउंट ऑफ माइनर, जो भी माइनर का अकाउंट है वो इनकम टैक्स के दायरे में नहीं आ रहा, चार्जेबल नहीं है, बैंक शुड ऑब्टेन पैन जीआईआर नंबर ऑफ फादर, मदर और गार्जियन अल्टरनेटिवली इन केस ऑफ नॉन अवेलेबिलिटी। अब देखिए यहाँ पर फॉर्म्स नंबर 16, 61, ये जो कंडीशंस है बदल चुकी हैं, नया इनकम टैक्स रूल आ चुका है। ठीक है, इसके बारे में आपको आने वाली क्लासेस में विस्तार पूर्वक जानकारी दी जाएगी। कुछ और कंडीशंस है जो बड़ी खास है, जैसे कि इन रिस्पेक्ट ऑफ माइनर्स बिलो द एज ऑफ 10 ईयर। देखिए बोला लिखा है कि अगर माइनर की उम्र 10 वर्ष से कम है, अकाउंट्स इन द सोल नेम ऑफ माइनर कैन बी ओपन्ड प्रोवाइडेड द अकाउंट इज ऑपरेटेड बाय द नेचुरल गार्जियन दैट इज फादर और मदर। मतलब अगर माइनर का उम्र 10 वर्ष से कम है, ठीक है जी, तो अकाउंट ओपन किया जा रहा है माइनर के नाम से, बट उस अकाउंट को ऑपरेट कौन करेगा? नेचुरल गार्जियन के द्वारा ही अकाउंट को ऑपरेट किया जाएगा। इंपॉर्टेंट कंडीशन है ये भी। बड़ी ही खास बात, आपसे पूछा जाए कि इस प्रकार के जो माइनर अकाउंट्स होते हैं क्या यहाँ पर ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है? तो बोलेंगे नो ओवरड्राफ्ट शुड बी ग्रांटेड इन सेविंग बैंक अकाउंट्स ऑफ माइनर्स सिंगली ओपन किया गया है या ज्वाइंटली विद द गार्जियन। तो किसी भी प्रकार का कोई ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी माइनर अकाउंट के केस में अवेल नहीं कराई जाती है। ठीक है, बड़ी खास बात है, सारी इंपॉर्टेंट बातें मैंने आपको इस अकाउंट से संबंधित जानकारी के तौर पर दे दी है। आई होप सो आप सभी साथियों को ये माइनर अकाउंट वाला जो कंडीशन है ये क्लियर हो गया होगा। अब दूसरी बात आती है कोई इलिटरेट पर्सन है उसका अकाउंट ओपन किया जाना है, उसमें कौन कौन सी कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए, क्या सर्विसेज मिलती हैं और बहुत सारी बातें। तो अब दूसरी कंडीशन को हम लेके चलते हैं, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ पर सेविंग बैंक अकाउंट्स ऑफ इलिटरेट्स। तो कोई इलिटरेट पर्सन है उसका अकाउंट ओपन करना है, तो किन कंडीशंस में इस अकाउंट को ओपन किया जाएगा और कौन कौन सी सर्विसेज इस पर्सन को दी जाएंगी। सेविंग बैंक अकाउंट्स ऑफ इलिटरेट इंडिविजुअल्स हु आर अदरवाइज कैपेबल ऑफ एंटरिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। देखिए
कॉन्ट्रैक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के तहत ये कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि एक इलिटरेट पर्सन किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं हो सकता। हाँ, ये कंडीशन है कि वो इलिटरेट पर्सन जो है वो मेजर होना चाहिए, मतलब 18 वर्ष या उससे ऊपर की उम्र होनी चाहिए, तो ये कैन एंटर इजिली इन कॉन्ट्रैक्ट। अब यहाँ पर ये भी एक्सेप्शन है, पिछले सवाल में पढ़ लिया कि माइनर का अकाउंट ओपन हो सकता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्पेशल डायरेक्शन के थ्रू। तो इलिटरेट पर्सन जो है वो भी एलिजिबल है, कैपेबल है किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने के लिए। कैन बी ओपन सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग कंडीशन, उसका अकाउंट ओपन हो सकता है, ठीक है, डिफरेंट कंडीशंस को फुलफिल करने पर। अब समझिए, पहली चीज तो इलिटरेट पर्सन तो ऑब्वियस सी बात है, सिग्नेचर तो वो करेगा नहीं, तो थंब इंप्रेशन देना पड़ेगा। द इलिटरेट पर्सन unable to write unable to write must attend in person and should affix his thumb impression on the account opening form cum specimen signature card in the presence of an approved witness who is known both to the banks and applicant। देखिए बड़ी खास बात लिखी गई कि एक इलिटरेट पर्सन अपना अकाउंट ओपन करना चाहता है बैंक में, तो उसे इन पर्सन वहां पर प्रेजेंट होना पड़ेगा और जो भी बैंक एप्लीकेशन फॉर्म है वहां पर उसे थंब इंप्रेशन देना पड़ेगा। इसके विटनेस में एक विटनेस होना चाहिए वहां पर जो कि उस पर्सन को भी जानता हो, साथ साथ में बैंक को भी, यानी बैंक ऑफिशियल को भी वो जानता हो, ठीक है। तो जो भी एप्लीकेंट है, एप्लीकेंट का जो विटनेस है वो विटनेस एप्लीकेंट को भी जानता हो, यानी कि एप्लीकेंट से भी परिचित हो और बैंक का भी वो अकाउंट होल्डर हो सकता है। अब दूसरी कंडीशन क्या है, सेकेंड कंडीशन, ये जो इलिटरेट पर्सन है, सच इलिटरेट डिपॉजिटर शुड लॉज हिज हर रीसेंट फोटोग्राफ, तो रीसेंट फोटोग्राफ यहां पर होनी चाहिए विद द बैंक ड्यूली अटेस्टेड। अब किसके द्वारा अटेस्ट की जाएगी, ड्यूली अटेस्टेड बाय अ पर्सन नोन टू द बैंक, तो वो जो विटनेस है उसके द्वारा यहां पर उसे अटेस्ट भी किया जाएगा। Does he she need not have his her thumb impression attested by a witness every time, मतलब जो भी विटनेस उसे हर बार प्रेजेंट होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर कोई भी विड्रॉ करना है पैसा उसे अपने अकाउंट से, जो भी कस्टमर है, इलिटरेट पर्सन जो भी है, तो उसके लिए जरूरी नहीं कि हर बार उस विटनेस का उपलब्ध होना जरूरी है, क्योंकि एक बार उसे ड्यूली उसने अटेस्ट कर दिया है, साइन कर दिया है। इट विल सफिस ही सी एफिक्सेस हिज हर थंब इंप्रेशन इन द प्रेजेंस ऑफ एन ऑफिसर, जब भी विड्रॉ करना होता है तो एक बैंक ऑफिशियल के प्रेजेंस में ये थंब इंप्रेशन के थ्रू अपना पैसा विड्रॉ कर सकता है, ठीक है। आगे, दिस इज टू सर्टिफाई दैट लेफ्ट राइट हैंड थंब इंप्रेशन ऑफ श्री श्रीमती कुमारी हैज बीन। अब देखिए यहां पर लेफ्ट राइट थंब इंप्रेशन के बारे में बताया गया है। आप सभी को पता है कि महिलाएं हमेशा सही होती हैं, विमेन्स आर ऑलवेज राइट, तो एक यूनिवर्सल प्रैक्टिस में इसे रखा जाता है। पुलिस जो प्रोसीजर है उसमें भी इसी यूनिवर्सल प्रैक्टिस को फॉलो किया जाता है कि जो राइट हैंड थंब होता है वो आमतौर पर महिलाओं के द्वारा सफिक्स किया जाता है, वहां पर प्रोवाइड किया जाता है, और जो पुरुष होते हैं, मेल होते हैं, वो लेफ्ट हैंड थंब इंप्रेशन देते हैं। मान लीजिए कोई इलिटरेट पर्सन है और मेल है वो, जब उसका थंब इंप्रेशन लिया जाएगा तो लेफ्ट थंब इंप्रेशन लिया जाएगा, और वीमेंस आर ऑलवेज राइट, इसलिए महिला अपना अकाउंट ओपन कर रही है और इलिटरेट है वो, उसका राइट थंब इंप्रेशन लिया जाता है, ठीक है। तो दिस इज टू सर्टिफाई दैट द लेफ्ट राइट हैंड थंब इंप्रेशन ऑफ श्री श्रीमती कुमारी हैज बीन प्लेस्ड ऑन दिस फॉर्म इन माय प्रेजेंस, द कंटेंट्स ऑफ व्हिच हैव बीन फुली एक्सप्लेन्ड, सारी जानकारी को पहले से बता दिया गया है अकाउंट से संबंधित, ठीक है, उसकी वर्नाकुलर लैंग्वेज जो भी उसकी रीजनल लैंग्वेज है उसमें, एंड ही शी एडमिट द सेम, मतलब जो कस्टमर उसने भी समझ लिया, बोल दिया कि हाँ सब कुछ समझ है, कोई दिक्कत परेशानी की बात नहीं है, मैं समझ रहा हूँ, सारी बातें सुन रहा हूँ। ही इज नोन टू मी, द थंब इंप्रेशन सो अफिक्स्ड शुड बी फर्दर ऑथेंटिकेटेड बाय द राइटिंग LSTI और RSTI, लेफ्ट हैंड थंब इंप्रेशन, राइट हैंड थंब इंप्रेशन। ये देखिए लिखा हुआ है इट इज अ यूनिवर्सल प्रैक्टिस, कहीं लिखा नहीं हुआ है बट ये यूनिवर्सल प्रैक्टिस में है, ऑफ द पुलिस डिपार्टमेंट, that whenever the thumb impression of male is taken it should be always be left hand thumb impression, और जब भी फीमेल का थंब इंप्रेशन लिया जाता है तो राइट हैंड थंब इंप्रेशन लिया जाता है। बैंक्स भी इसको सेम एज इट इज फॉलो करता है, कहीं पर भी हार्ड फास्ट रूल नहीं है बट इसे फॉलो किया जा रहा है, ठीक है। अब द नेम ऑफ द अकाउंट होल्डर, नेचर ऑफ अकाउंट एंड अकाउंट नंबर मस्ट बी रिटन इन बोल्ड, ये सारी बातें बोल्ड में लिखी होती हैं ऑन द बैक साइड ऑफ फोटोग्राफ्स बाय द ऑफिशियल ऑफ द ब्रांच अंडर प्रॉपर ऑथेंटिकेशन। फॉर विड्रॉल्स द इलिटरेट पर्सन शुड कम, अब विड्रॉल्स के लिए जो इलिटरेट पर्सन है उसे खुद से प्रेजेंट होना पड़ेगा, कम टू द ब्रांच पर्सनली आना पड़ेगा, एफिक्स हिज थंब इंप्रेशन इन द प्रेजेंस ऑफ एन ऑफिसर। नो, अब देखिए ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि कई बार पूछा जाता है क्या
इलिटरेट पर्सन का जो अकाउंट है चेकबुक इशू किया जाएगा, कोई चेकबुक इशू नहीं किया जाएगा जस्ट बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी सेफ्टी रीजंस, उसका गलत इस्तेमाल हो सकता है। कई बार एटीएम में भी दिक्कत होती है क्योंकि इलिटरेट पर्सन है, एटीएम कैसे इस्तेमाल करना है, क्या सेफ्टी फीचर्स हैं, तो इसलिए एटीएम में भी यहाँ पर सोच समझ के इशू किया जाता है और साथ साथ में विद सर्टेन लिमिट। ठीक है, ओके। तो इस तरह से ये दोनों ही बातें, दोनों ही कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पर समझा दिया गया है। माइनर अकाउंट, जो माइनर पर्सन है उसका अकाउंट क्या होगा, कैसे ओपन किया जाएगा, सारी कंडीशन, कोई इलिटरेट पर्सन है उसके अकाउंट ओपन करने में और क्या क्या फैसिलिटीज मिलेंगी, ये सारी बातें आपको यहाँ पर समझा दी गई, बता दी गई हैं। अब बताते हैं आपको कि एग्जाम से संबंधित कोई भी क्वेरी है, कोई भी डाउट है आपका, तो आप बेफिक्र होकर इस टेलीग्राम चैनल पर हमें जानकारी दे सकते हैं, अपने क्वेरीज, अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। जैब_कैब बाई भास्कर सर, इसके साथ अपने आप को जोड़ लीजिए, कोई दिक्कत कोई परेशानी बेफिक्र होकर आप हमें बता सकते हैं। अब अगली बात, आप जीआईबी एग्जाम सिंगल अटेम्प्ट में क्लियर करना चाहते हैं और चाहते हैं सर कोई वन स्टॉप सॉल्यूशन बता दिया जाए हमें, तो आपके लिए जो वन स्टॉप सॉल्यूशन है ना, वो है जीआईबी महापैक। जीआईबी महापैक जो है ये वन स्टॉप सॉल्यूशन, क्यों, क्या क्या रीजन है इसके पीछे। देखिए, किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन को हम एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी के साथ आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले जरूरी है कि फाउंडेशन आपका क्लियर हो, कॉन्सेप्ट क्लियर हो, फिर फाउंडेशन प्लस एमसीक्यू वाले कॉन्सेप्ट पे आते हैं, फिर हम एमसीक्यू केस स्टडी पर आते हैं, फिर क्रैश कोर्स रन करते हैं। तो एक प्रॉपर सीक्वेंस में सारे बैचेस आते हैं। बट अगर आप महापैक से जुड़े हुए हैं तो आपको ये सारे बैचेस का एक्सेस मिल जाता है। फाउंडेशन बैच, फाउंडेशन प्लस एमसीक्यू बैच, एमसीक्यू प्लस केस स्टडी बैच, क्रैश कोर्स, इसके अलावा ये तो इसके अलावा 15 प्लस बैचेस का एक्सेस आपको यहां पर मिल जाता है महापैक के पे, और 40 फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिल जाते हैं आपको, क्विजेस का एक्सेस मिल जाता है आपको, मॉड्यूल वाइज डीपीपीज मिल जाती हैं, 24/7 डाउट सॉल्यूशन मिल जाता है, लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस मिल जाती हैं, प्रॉपर गाइडेंस मिलता है। ये सारी फैसिलिटीज, ये सारे बेनिफिट्स आपको महापैक के तहत मिल रहे हैं। मतलब एक बार आपने अपने आप को महापैक के साथ जोड़ लिया तो दोबारा आपको किसी और बैच को परचेज करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ठीक है, कितनी वैलिडिटीज में उपलब्ध है, 3 वैलिडिटीज में आपके लिए ये उपलब्ध है, 6 मंथ, 12 मंथ, 24 मंथ। 6 मंथ का सब्सक्रिप्शन 2799, 12 मंथ 3999, 24 मंथ 5999 में उपलब्ध है। ठीक है, ऑफिसर्स जीआईबी फाउंडेशन बैच 2.0 चल रहा है, रन हो रहा है। ये बैच जो है ये कॉन्सेप्ट बिल्डिंग बैच है, फाउंडेशन बैच है। तो अगर आपने महापैक ले रखा है तो उसमें इस बैच का एक्सेस मिल जाएगा आपको। बट अगर आपने अलग से इस बैच को परचेज किया है केवल, तो आपको जो क्लासेस मिलेंगी वो इसी के अंतर्गत मिलेंगी, फाउंडेशन क्लासेस मिलेंगी सारी। ठीक है, ओके। ठीक है साथियों, तो आपके लिए ऑफिसर जीआईबी फाउंडेशन बैच कॉन्सेप्ट बिल्डिंग बैच है और कॉन्सेप्ट बेस्ड बैच है, बहुत इंपॉर्टेंट बैच है आपके लिए। आपने महापैक ले रखा है तो ये बैच का एक्सेस आपको वहां मिल जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं बुक्स की। बुक्स जीआईबी बैंकर्स एज सेट ऑफ 4 बुक्स, अफोर्डेबल बुक्स हैं, टॉप क्वालिटी कंटेंट है इसका, एमसीक्यूज, पीवाईक्यूज, न्यूमेरिकल, केस स्टडी, यू विल गेट एवरीथिंग देयर ओनली एट 1224। पीडब्ल्यू स्टोर, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, आपको हर जगह ये किताबें मिल जाएंगी। अब बात करते हैं फ्री बैच की। हमारे पीडब्ल्यू एप्लीकेशन से आप नहीं जुड़े हैं तो फटाफट पीडब्ल्यू एप्लीकेशन पे अपने मोबाइल नंबर से अपने आप को रजिस्टर करिए और जीआईबी आरंभ सीरीज जो चल रही है यूट्यूब पर, इससे संबंधित बैच जो है हमारा, उसका एक्सेस आपको मिल जाएगा। यूट्यूब पे जो क्लासेस है उनकी लिंक, साथ साथ में पीडीएफ, आप यहाँ पर सारी पीडीएफ जो है उनका एक्सेस पा जाएंगे। तो ये बैच आप सभी बैंकर्स के लिए फ्री है, इसके साथ जुड़िए और अपनी जीआईबी एग्जाम की प्रिपरेशन को आगे बढ़ाइए। ठीक है, एट द एंड फिर से दिस इज माय टेलीग्राम चैनल, इसके साथ जोड़ लीजिए अपने आप को, कोई दिक्कत कोई परेशानी बेफिक्र होकर अपनी बात यहाँ पर रख सकते हैं। अभी के लिए, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, थैंक यू।